हेलो एवरीवन। मैं सुशांत कार्या, मेरी फर्म कैपिटल डिज़ाइन की ओर से आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोविड-19 के कारण अचानक मैंने देखा है कि लोग अपने इंश्योरेंस के लिए बहुत सीरियस हो गए, स्पेशली अपने टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो आज हम उसी में से एक हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ इम्पोर्टेंस जो पॉइंट्स है वो हम देखेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहले जनरली आज सभी को एक ही क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, एक ही क्वेरी रहती है कि क्या मेरे एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कोविड-19 का क्लेम मुझे मिलेगा। तो इसका आंसर है यस। इस पर आईआरडीए गाइडलाइन सब वायरल डिजीजेस हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है। तो कोविड-19 भी एक वायरल डिजीज है जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगी ही, आपको उसका क्लेम मिलेगा ही। मगर अगर आपने अभी पॉलिसी ली है या अभी पॉलिसी लेने वाले हो तो फर्स्ट 30 डेज आप इसके लिए क्लेम नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट गेट क्लेम इन द फर्स्ट 30 डेज। मतलब जिनका पॉलिसी 30 दिन से पुराना है उनको तो ऑब्वियस है कि ये क्लेम मिलना ही मिलना है, मगर जो अभी नया ले रहा है उसके लिए ये बात है। अभी बात आती है कि ये वीडियो किसके लिए ज़्यादा बेनिफिटेड है। तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरीज के लोग दिखा कैटेगरीज के लोगों का दिखाया हुआ है। फर्स्ट, दोज हु ऑलरेडी हैव मेडिक्लेम, मतलब जिसके पास ऑलरेडी मेडिक्लेम पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। दूसरा ग्रुप ये दिखाया है कि जिसके पास अभी तक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है ही नहीं और लेने का सोचा भी नहीं है। और तीसरा जो है कैटेगरी वो है जिनको अपनी कंपनी से या मतलब अपने एम्प्लॉयर से ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी मिला हुआ है जो कंपनी के ग्रुप इंश्योरेंस में कवर्ड है। तो सबसे पहले कि जिसके पास ऑलरेडी मेडिक्लेम पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको अपने पॉलिसी में क्या देखना है। तो सबसे पहला कि व्हाट इज द कवर, मतलब उसने जो भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है उसका सम इंश्योर्ड कितना है, वो सफिशिएंट है नहीं है, वो उसने देखना है। दूसरा कि वो उसका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इंडिविजुअल है या फ्लोटर है, मतलब फैमिली को भी कवर कर रहा है कि नहीं। और तीसरा पॉइंट है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट प्लान। मत नॉर्मली मैंने लोगों को पूछता हूँ कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो वो बोलते हैं हाँ है। मैं जब भी पूछता हूँ कि कौन सा है तो उनको कंपनी का नाम भी मालूम नहीं रहता, तो फीचर्स तो दूर दूर तक मालूम नहीं रहते। इवन जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है उनको भी बहुत सारे फीचर्स अपने पॉलिसी के मालूम नहीं रहते। अभी दूसरा ग्रुप जो है जिनके पास पॉलिसी है ही नहीं या लेने का सोचा भी नहीं है, तो उसने तो ये वीडियो देख ही लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए ध्यान से, क्योंकि ये उनके लिए बहुत यूजफुल है। और तीसरा, जिनको अपने एम्प्लॉयर ने अपने ग्रुप पॉलिसी में कवर दिया हुआ है। तो इन लोग के साथ जब भी बात करते हैं तभी ये समझ में आता है कि इन लोग का एक ही बोलना रहता है कि हमको तो हमारी कंपनी से कवर मिला हुआ है, तो सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। मगर आज जब ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि व्हेन जॉब इटसेल्फ इज नॉट सर्टन, हाउ कैन योर इंश्योरेंस बी। मतलब आपका जॉब ही अनसर्टन है तो इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे कंटिन्यू रहेगी। नॉर्मली ये याद रखिए कि हेल्थ इंश्योरेंस तभी लेना है जब भी मुझे कुछ भी बीमारी नहीं है। एक बार बीमारी शरीर में आ गई फिर जरूरी नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर देगी। मतलब इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि पहले इंश्योरेंस ले लो जब तक बीमारी नहीं है। तो सेम ये ग्रुप इंश्योरेंस वाले को भी अपना एक सेपरेट पॉलिसी लेना चाहिए, क्योंकि कहाँ कभी कंपनी से जॉब छूट जाए वो तो मालूम नहीं है। अभी दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि क्या क्या कवर रहता है। सबसे पहला तो हेल्थ इंश्योरेंस में हॉस्पिटलाइजेशन कवर रहता है। मतलब किसी भी चीज से मैं हॉस्पिटलाइज होता हूँ, या तो बीमारी से या मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो हॉस्पिटलाइजेशन का मुझे एक्सपेंसेस पूरा मिलना चाहिए इन वे ऑफ कैशलेस और रिइम्बर्समेंट। फिर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन मुझे क्या क्या कवर मिलेगा, मतलब हॉस्पिटलाइज तो हो गया मगर हॉस्पिटल का क्या क्या मुझे मिलेगा। तो रूम रेंट हो गया, मेडिसिन हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, ऑपरेशंस हो गया, डॉक्टर्स के फॉलोअप के चार्जेस हो गए, नर्सिंग चार्जेस हो गए, ये सब आपको ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं आपको वो आपको मिलेगा। अभी तीसरा पॉइंट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि नॉर्मली जो भी इलनेस के कारण मैं हॉस्पिटलाइज्ड होता हूँ, तो इसके पहले भी मैंने कुछ चेकअप करवाए रहते, कुछ टेस्ट करवाए रहते, तो वो सब एक्सपेंसेस मेरे प्री हॉस्पिटलाइजेशन में कवर होता है। वैसे ही हॉस्पिटलाइजेशन के बाद मैं जब भी दूसरे टेस्ट मुझे डॉक्टर एडवाइस करता है वो मैं करवाता हूँ, वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कवर होते हैं। तो ये कोई कोई कंपनी में प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज और 60 डेज का रहता है, और कोई में 60 डेज टू 180 डेज का रहता है। ये हर एक प्लान का अपना अलग अलग पीरियड मेंशन किया हुआ रहता है। ये मेन चीज आपको है। अभी नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस जो आप लेते हो उसमें सर्टेन कंडीशंस तो रहती ही है, तो वो भी हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी कंडीशंस रहती है। सबसे पहला है 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। मतलब मैं जब भी कोई भी इलनेस के कारण मैं एडमिट होता हूँ, तो कम से कम मेरा 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। मैं सुबह एडमिट हुआ, रात को डिस्चार्ज हो गया, शाम को डिस्चार्ज हो गया, तो आपको वो हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा, वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कवर्ड नहीं रहता है। मगर ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ट्रीटमेंट अभी सुपीरियर हो चुकी है, तो ऐसे बहुत सारे बीमारी है जो डे केयर में आ जाती है। मतलब सुबह एडमिट होते हो, शाम को उसका डिस्चार्ज मिल जाता है। ऑपरेशन ऐसे आ गए हैं जो सुबह करवाते हैं और शाम को घर पे आ जाते हैं। ये सब जो बीमारी है उसको डे केयर प्रोसीजर में गिना जाता है, और ये आपका कवर है। अगर ऐसा कोई बीमारी है तो उसके लिए आपको 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी नहीं है। दूसरा, फर्स्ट 30 डेज कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। जैसा मैंने आपको पहले दिखाया कि अगर आपका पॉलिसी नया है या अभी आपने लिया है, तो आपके पॉलिसी इश्यू डेट से फर्स्ट 30 डेज आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होता है तो राइट फ्रॉम द सेकेंड डे ये कवर रहता है। स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड 2 इयर्स का है। स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड बोला तो ऐसा बीमारी जिसका ऑपरेशन में डिले कर सकता हूँ। लेट्स एग्जांपल, कैटरेक हो गया, स्टोन हो गया, पाइल्स हो गया, हरनिया हो गया। सपोज मुझे मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करना है, डॉक्टर ने बोला रहता है कि आपको ये ऑपरेशन करना है, तो इसके लिए मैं राह देख सकता हूँ। ऐसे जितने भी ऑपरेशंस है ये सब स्पेसिफिक डिजीज में कवर होते हैं। इसके लिए आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड लगता है। थर्ड प्रीमियम से आपका ये सब ऑपरेशंस उसमें कवर हो जाता है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन यानी क्या कि मैंने पॉलिसी लेने के पहले मेरा जो भी हेल्थ कंडीशन है, अगर मेरे को बीपी है, डायबिटीज है, या और कुछ बीमारी मेरे को पहले से उसका मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, तो ये हर एक प्लान का अलग अलग पीरियड इसमें है। कोई इसमें 3 साल के बाद कवर होता है, किसी में 4 साल के बाद होता है। मतलब पॉलिसी लेने के पहले पहले जो भी बीमारी है वो। परमानेंट एक्सक्लूजन, अभी परमानेंट एक्सक्लूजन में 2 टाइप्स का है। फर्स्ट इज नॉन मेडिकल, मतलब क्रिमिनल एक्ट और इलीगल एक्टिविटी। मैंने कोई इलीगल एक्टिविटी किया है और उसके कारण मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा है, तो वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। दूसरा, मेडिकल में जैसा कि मैंने बेरियाट्रिक सर्जरी करवाई है मोटापा कम करने की, या कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई, या एड्स के लिए मैं कुछ हॉस्पिटलाइज हो रहा हूँ, या उसका मेरा कुछ मेडिसिन चालू है, तो ये कवर नहीं होगा। ये सब परमानेंट एक्सक्लूजन में आता है। नॉन पेएबल आइटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन पेएबल आइटम को कंज्यूमेबल्स में गिना जाता है। नॉर्मली नॉन पेएबल आइटम क्या रहता है, तो जो भी मैं हॉस्पिटलाइज्ड होता हूँ, तभी सपोज मेरा 1 लाख का क्लेम आया है, तो मुझे 2-3 हज़ार का क्लेम नहीं मिलता है। ये 2-3 हज़ार में क्या क्या रहता है, तो मेरा रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहता है, मुझे हॉस्पिटल में जूस दिया रहेगा, या ग्लोव्स यूज किया रहेगा, कॉटन यूज होता है, मेडिकल वेस्ट के बारे में जो भी मेरे बिल में चार्जेस लगे हुए रहते हैं, ये सब अंडर कंज्यूमेबल्स आता है, जो आपको नहीं मिलता है। ये IRDA अप्रूव्ड सम थोड़े लिस्ट है जिसका कंपनी आपको पेमेंट नहीं करती है, तो यही कंज्यूमेबल्स आपको आपके क्लेम में नहीं मिलता है। अभी सबसे मेन बात कि मेरे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन से फीचर्स रहने ही चाहिए, मस्ट फीचर्स की ये मेरे पॉलिसी में रहना ही चाहिए। तो सबसे पहला आता है नो रूम रेंट कैपिंग। मतलब कि अगर मेरा सम इंश्योर्ड 5 लाख का है, तो मेरी पॉलिसी में कहीं ये तो नहीं लिखा है ना कि मुझे रूम रेंट 1%, सम इंश्योर्ड का 1% ही मिलेगा। अगर ऐसा है तो वैसा पॉलिसी में नहीं रहना चाहिए। कोई भी रूम रेंट का कैपिंग नहीं रहना चाहिए। मतलब मेरा सम इंश्योर्ड 5 लाख है,
तो 1 पर्सन के हिसाब से मुझे 5,000 का ही रूम रेंट मिलेगा, मगर ये कंडीशंस नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, नो को पेमेंट, मतलब जहाँ पे भी आपकी पॉलिसी में अगर को पेमेंट का क्लोज है और उसमें लिखा है कि आपको 80-20% में जाएगा आपका क्लेम, मतलब 20% मुझे मेरी जेब से पे करना है और 80% कंपनी देगा, तो ये भी आपकी पॉलिसी में नहीं रहना चाहिए। नो को पेमेंट रहना चाहिए, जो भी एक्सपेंसेस होगा वो पूरा का पूरा मुझे मिलना चाहिए। तीसरा, मैक्सिमम प्री एंड पोस्ट कवरेज, जैसा मैंने आपको बोला कि ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन का तो एक्सपेंसेस मिलता ही है, मगर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के पहले और बाद में भी मैंने बहुत सारे टेस्ट या के खर्चे किए रहते हैं, तो वो आपकी पॉलिसी में मैक्सिमम पीरियड रहना चाहिए प्री एंड पोस्ट का, वो 60 to 180 डेज का ये रहना ही चाहिए। नो क्लेम बोनस, ये एक अच्छा है कि जब भी मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और क्लेम नहीं करता हूँ, तो मुझे नो क्लेम बोनस के तौर पे मेरा सम इंश्योर्ड बढ़ते जाता है। अभी वो पहले के ज़माने में वो 10-10% से बढ़ते रहता था हर साल, मगर अभी ऐसी पॉलिसी भी मार्केट में अवेलेबल है जो 50% से बढ़ती है, मैक्सिमम 2 ईयर, मतलब 100% बढ़ के वो आपका नो क्लेम बोनस 100% तक जाता है, मगर कंडीशन है कि आपका क्लेम फ्री ईयर रहना चाहिए। मतलब अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख है, आपने फर्स्ट ईयर क्लेम नहीं किया तो वो 15 लाख हो जाएगा, सेकेंड ईयर भी आपने क्लेम नहीं किया तो वो 20 लाख का हो जाएगा। ऐसा 50% फॉर 2 ईयर्स बढ़ता है। अभी जो मेन पॉइंट है रिस्टोरेशन बेनिफिट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये आपकी पॉलिसी में रहना ही चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज मेरा 10 लाख का सम इंश्योर्ड है और इसमें हस्बैंड, वाइफ और बेटा 3 जन कवर है। अभी अभी का सिनारियो हो गया कि हस्बैंड को कोविड-19 हो गया और उसका 12 लाख का क्लेम आ गया और उसका पॉलिसी है 10 लाख का, तो 10 लाख तो उसको मिल जाएगा, क्लेम पास हो जाएगा, 2 लाख उसको अपनी जेब से भरना है। मगर सपोज 10 दिन या 15 दिन के बाद उसकी वाइफ को भी डिटेक्ट हो गया कोविड-19 और उसका भी 12 लाख का क्लेम आ गया, तो क्या मुझे पे करना पड़ेगा? नहीं। अगर आपकी पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट का पॉइंट रहेगा तो आपको विदाउट पेइंग सिंगल रूपी आपको 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड रिस्टोर करके मिलता है, जो आपके वाइफ के क्लेम में आप यूज कर सकते हो। मतलब उसमें भी आपका 10 लाख का क्लेम पास होगा, आपको 2 लाख ही अपनी जेब से भरना है। ये बहुत मेन पॉइंट है। अभी थोड़े कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स भी है कि जब भी आपका क्लेम सेटल नहीं होता है तो वो कौन से कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स है। तो सबसे पहला तो डिस्क्लोज कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, मतलब जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तभी आपने आपका मेडिकल हिस्ट्री पूरा आपके एडवाइजर को बताना है, आपके फॉर्म में पूरा मेंशन करना है। अगर आपको बीपी है, डायबिटीज है या कुछ भी बीमारी पॉलिसी लेने के पहले जिसकी आप मेडिसिन ले रहे हो या कुछ हुआ था पहले और अभी मेडिसिन नहीं ले रहे हो मगर कुछ तो भी बड़ा इलनेस आया हुआ था, तो वो आपको आपके एडवाइजर को बताना है और वो आपके फॉर्म में भी मेंशन होना चाहिए। दूसरा, रूम रेंट कैपिंग, जैसा मैंने आपको बोला कि बहुत सारे पॉलिसी में ऐसा रहता है कि 1% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलेगा, तो जहाँ पे भी ये रूम रेंट का कैपिंग रहेगा वहाँ पे खाली एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि मेरा सम इंश्योर्ड 5 लाख है और उसमें 1% सम इंश्योर्ड 1% ऑफ सम इंश्योर्ड रूम रेंट का मिलेगा और मुझे 5 दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो 5 लाख का 1% मतलब 5,000 रुपया, तो 5 दिन का 25,000 रुपया मुझे रूम रेंट का मिलने वाला था, मगर मैं एडमिट हुआ और मैंने रूम लिया है 10,000 वाला, तो क्या मुझे 25,000 ही जेब से भरना पड़ेगा? नहीं। ये रूम रेंट का कैपिंग जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे आपको साथ में डॉक्टर फॉलोअप्स, मेडिसिन, ये सब में भी आपका क्लेम में पैसा कटेगा, ऑलमोस्ट वो प्रोपोर्शन में आधा कट जाएगा। मतलब मेरा अगर क्लेम 5 लाख का है तो मेरे को 2.5 से 3 लाख जितना ही क्लेम मुझे मिलेगा। इसके लिए रूम रेंट का कैपिंग आपके इसमें पॉलिसी में रहना नहीं चाहिए। तो ये नॉर्मली सबको रहता है कि यार मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था मगर मेरा तो भी पैसा इतना कट गया, क्यों कट गया? बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, रूम रेंट कैपिंग। तो ये एक आपने देखना है। अभी एनालिस करना है कि आपको कौन सा, सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको एक सिलेक्ट राइट प्लान लेना है। अभी राइट प्लान में आप क्या क्या देखना चाहते हो? अगर मेरे को मैटरनिटी कवर करना है तो ये मुझे ऐसा प्लान चूज करना है जिसमें मैटरनिटी भी कवर रहेगा,
अगर मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ तो मुझे ऐसा प्लान चाहिए जो डायबिटीज को कवर करता रहेगा। कंज्यूमेबल्स, अभी बहुत सारी कंपनीज के ऐसे प्लान आ गए हैं कि जो प्रोटेक्टर राइडर के तौर पे कंज्यूमेबल्स का भी क्लेम पास करते हैं। मतलब जो इनिशियली मेरे क्लेम में 2 3 4 हज़ार 5 हज़ार मुझे अपनी जेब से भरना पड़ता था, वो भी नहीं भरना पड़ता है। तो ऐसे प्लान्स आए हुए हैं मार्केट में जो ये सब क्लेम को कवर करते हैं, ऐसे प्लान है। तो ये सब क्या आप कर सकोगे, राइट प्लान चॉइस आप कर सकोगे, तो उससे अच्छा है कि आप एक राइट एडवाइजर को चूज करो जो आपके लिए ये सब प्लान, आपको कौन सा सुटेबल प्लान है वो आपको दे सके। मगर राइट एडवाइजर को भी किस पॉइंट्स पे आप चूज करोगे, तो सबसे पहले उसके 3 पैरामीटर्स है। सबसे पहला वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब उसके पास अच्छे खासे कंपनीज के प्लान रहने चाहिए, बहुत सारी कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उसके बास्केट में रहने चाहिए ताकि वो आपको एक सूटेबल प्लान दे सके। ऐसा नहीं कि उसके पास एक ही कंपनी का प्लान है और वो ही आपको पिच करते रहेगा मगर उसकी आपको जरूरत नहीं रहेगी। तो वो पहला देखना है कि उसके पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है कि नहीं। दूसरा, उसको खुद को अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीचर्स, मतलब उसको खुद को प्लान समझ में आ रहे हैं कि नहीं, उसके खुद को ये दिमाग में बैठ अच्छे से वो अपने प्लान जानता है कि नहीं, जो आपको सूटेबल प्लान चाहिए वो दे सकता है कि नहीं, ये उसको देखना है। और तीसरा, उसका कैपेबिलिटी टू सेटल क्लेम। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि मैंने सब राइट इंफॉर्मेशन फॉर्म में भी मेंशन किया था मगर मेरा क्लेम फिर भी रिजेक्ट हुआ, तो ये टाइम पे आपके एडवाइजर का रोल बढ़ जाता है कि वो आपका क्लेम पास करा के दे। क्योंकि नॉर्मली कंपनी ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आप सही हो तो उसके ऊपर भी उनका ग्रीवियस डिपार्टमेंट रहता है जहाँ पे वो केस फाइल कर सकता है। अगर वहां से भी रिजेक्ट होता है तो जैसा कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर कोर्ट जैसा जो एक है, वैसा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी इंश्योरेंस अम्बसमेंट करके एक कोर्ट जैसा जगह है ही जहाँ पे आप अपना केस फाइल कर सकते हो और वहां से भी आप केस आपका पास करवा सकते हो। मगर ये सब कैपेबिलिटी आपके एडवाइजर में है कि नहीं, ये आपने जानना है। तो रादर सिलेक्ट राइट प्लान, सिलेक्ट राइट एडवाइजर, वो आपके लिए आपका सुटेबल प्लान रेडी करके देगा अगर उसके पास ये तीनों चीज है तो। थैंक यू। होप सो कि आपको ये सब इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।